नई शिक्षा नीतियां लाकर आपके बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दिया जा रहा है। ठीक, जिस दिन राजा ने राशन बंद कर दिया, प्रजा को राशन नहीं मिलेगा और फिर अगले 5 साल तक 5 किलो राशन पे ही जीना। मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती। घर गलियों से निकले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हम पढ़ने गए, तब जाके हमें टैग मिल गया कि दिल्ली से यहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डड्डूमार। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रितु जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ के जिस मुद्दे को लेकर या जिन लोगों को लेकर आप यहाँ दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे चंडीगढ़ के इलेक्शनों के अंदर। क्योंकि हमें देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर बहुत कम तादाद है, बहुत कम वोट परसेंट है, तो आप इसको कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, वोट डालने नहीं जाते ये बोले आप जी। तादाद हमारी कोई कम नहीं है मैम, इसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे लोगों की कमी है कि हम लोगों को नहीं बता पाते। जैसे भी आपने अपील की है कि आप वोट ज़रूर कीजिए, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे आप बहुजन समाज पार्टी के पालिका? इसलिए तो हम आए हैं कि अब तक जो होना था वो हो गया। अब ये राजनीति बदलेगी। अब ये लोगों को समझाया जाएगा, जो लोगों को नॉलेज ही नहीं दिया जाता। जानबूझ के लोगों को इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, अवेयरनेस ही नहीं कराई जाती। अब हम लोगों के बीच में रहने वाले, हम लोग इन्हीं घर गलियों से निकले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हम पढ़ने गए, तब जाके हमें टैग मिल गया कि दिल्ली से यहाँ तक आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जैसे आपके बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश से अच्छी शिक्षा लेके वापस आते हैं, वही हमारा हाल है कि विदेश जब दिल्ली से आप पढ़ के वापस आए तो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट कैसे करवाओगे आप देख रहे हो कि आपके घरों में, गलियों में, गाँव में जो स्थिति थी वो उससे भी बदतर हो रही है। वो वैसे ही है। पहले टाइम के गाँव में जब हम छोटे होते होंगे तब सांस भी लेने का मन करता होगा, पोल्यूशन, वातावरण फ्री होगा। आज देख लो, आज यहाँ पे डस्ट देख लो, आज अभी देख लो स्मेल आना शुरू होगी। आपके बच्चे ये सांस ले रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने जिनको राजा बनाया है वो कभी इन गलियों में आके नहीं देखता। तो ये चीज़ इन सबको समझाना इतनी ज़रूरी है कि स्लो पॉइजन मत खिलाओ अपने बच्चों को, उस मशीन को दबा के जो आपके बच्चों का गला दबाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते जो मुझे ये जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने लगाई है, इसलिए मैं ये जाऊँ, लोगों को बताऊँ, क्योंकि हम लोगों के चुने हुए लोग हैं। लोगों का विश्वास हमने जीता है, हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और इसीलिए आज मैं ऐसे एरिया में आई हूँ और अपने परिवार से मिलने आई हूँ। तो मैम, चंडीगढ़ के अंदर किसको आप देखते हो कि आपकी टक्कर में कौन है, या चंडीगढ़ का ये त्रिकोण का मुकाबला रहेगा, या किसको देखते हो आप? कांग्रेस को देखते हो या भारतीय जनता पार्टी को देखते हो? टक्कर, आपके बच्चे जब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका कंपटीशन मॉनिटर के साथ होता है ना। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, अगर आपका बच्चा थर्ड आए तो मुझे कोई कंपटीशन वाला नज़र भी आना चाहिए ना। ठीक है, तो मेरा मानते हैं कि भी कांग्रेस और बीजेपी आपके टक्कर में नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती। मैं अगर कंपटीशन रखती हूँ तो मैं अपने आप के साथ रखती हूँ। मेरा कंपटीशन मेरे अपने के साथ है कि जो आज दिन तक मैंने अचीव किया है, जो आज दिन तक मैंने काम किया, मुझे उससे और बेहतर कैसे करना है। किन मुद्दों को ऊपर चंडीगढ़ के अंदर आप इस इलेक्शन के अंदर अपने लोगों के बीच में जाएंगे? बिल्कुल, मेरे मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं। मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। जो एक सेकंड, तो मोदी जी दे रहे हैं ना, हाँ, 2 करोड़ दे रहे हैं। ले लिया आपने भी? नहीं, आपको मिला? आपके नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नहीं, हमें तो खैर नहीं जरूरत है। हमारे दोस्त देख रहे हैं, आपके दोस्तों के पास है, दे रहे हैं। कितने लोगों को मिला रोजगार? मेरे साथ तो लाखों युवा हैं। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं मोदी जी। बहुत अच्छी बात है। और फिर अगले 5 साल तक 5 किलो राशन पे ही जीना। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी कि 5 किलो राशन तक हम उनके आगे कटोरा फैला के बैठे रहे, उन्हीं के हाथों की तरफ देखते रहे। वो राशन देगा राजा तो प्रजा खाएगी, पर जिस दिन राजा ने राशन बंद कर दिया, प्रजा को राशन नहीं मिलेगा। वो यही चाहते हैं आपको कि आप उन्हीं के मोहताज रहो। जो वो 2 करोड़ रोजगार का लगाते तो इसका मतलब आपके अकाउंट में 15 लाख भी आए होंगे। हाँ, हमारे तो नहीं आए, शायद और किसी साथी के जरूर आए होंगे। अच्छा, बट चंडीगढ़ की अब की बार आप सुन लीजिए, पहले मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। हम जो हमेशा उसकी भी सुननी चाहिए जिसको आप प्रश्न कर रहे हो। अब आपने कहा मेरे मुद्दे क्या हैं। मैं एक शिक्षक रही हूँ, अकेडमिशियन, और मैं जब देख रही हूँ कि शिक्षा का स्तर इतना बर्बाद हो रहा है, नई शिक्षा नीतियाँ लाकर आपके बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दिया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे कॉर्पोरेट प्राइवेट जो प्लेयर्स अंदर घुसेंगे, उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको सुंदर दीवारें नहीं चाहिए, आपको अच्छा सुंदर शिक्षक चाहिए उनको शिक्षा देने के लिए। वो तो आपके पास है नहीं। आपके सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। फिर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक जो बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब की लगा लो या दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगा लो, वो शिक्षक 15-15 साल से अभी तक कच्चे पढ़ा रहे हैं, पक्के नहीं हुए। इस पे काम करना है उनको पक्का करवाने के लिए। उनके सिर पे गाज है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है और अपने कैडर को RSS भर सकती है। इसके लिए काम करना है मुझे। आज दिन
तक 20 साल किसी का राज रहा, 10 साल इनका राज रहा। अभी तक आपके पास 3 अस्पताल हैं और उन्हीं अस्पतालों के अंदर जब आपके लोग बीमार होते हैं ना, लंबी लंबी लाइनें लगती है, इलाज नहीं मिलता। इस हेल्थ फैसिलिटीज़ पे काम करना है। कितना बजट आपकी सरकार हेल्थ सेक्टर्स में देती है मुझे बता दो। आपके लिए कौन सी आपकी कॉलोनीज़ में 24/7 रन करती हुई डिस्पेंसरी हो या कुछ एम्बुलेंस फैसिलिटी हो, जो अगर आपके साथ कोई आपदा होती है तो आपको 1 मिनट में वो चीज़ प्रदान हो। मोदी जी आयुष्मान भारत के उसमें जो बनता है उनका कार्ड, उसमें फ्री इलाज है 5 लाख तक ये बिल्कुल बिल्कुल सब ड्रामा है। हमारे ही सामने कोविड के टाइम पे जब आयुष्मान भारत का कार्ड लोग अस्पताल में लेकर जाते थे तो अस्पताल के डॉक्टर भगा देते थे, भागो यहाँ से, ये यहाँ पे नहीं चलता। ये हमने खुद सामने बोलते देखा है। और वैसे तो मोदी जी ने ये भी कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज दिन तक हाथरस की बेटी ना बची और ना ही उसको आज दिन तक न्याय मिला। वो बच्ची के माँ बाप जो आरोपी है वो बाइज्जत बरी हो गए अभी तक। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती तो पर महिला को जो गरीब है हम उसका सर्वे करेंगे, उसमें 1 लाख उसके अकाउंट में आएगा। देखिए 1 लाख अकाउंट में डालने से ज़्यादा अच्छा है वो महिला शिक्षित हो, उस महिला को रोजगार मिले और वो महिला खुद काम करके खुद कमाए और खुद खाए और महिलाओं की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। सबसे अच्छी बात ये। और मुझे ये लगता है कि मुद्दे यही होने चाहिए जो बेसिक, जो जनता खुद बता रही है, जो जनता खुद जूझ रही है। वादे तो बहुत बड़े बड़े सब कर लेते हैं, करके कौन दिखाता है, बात अब करने की है। बहुत ईजी है प्रचार करना, प्रैक्टिस में कौन करता है। और शायद ये चीज़ें दिन रात हम फेस कर रहे हैं, दिन रात इस पीड़ा से हम जूझ रहे हैं, रोज़ निकलते हैं इस दर्द से हम। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि जो फेस हमने किया आने वाली मेरी ये पीढ़ियाँ, ये नस्लें वो फेस नहीं करेंगी। जो आपकी यहाँ पे अगर आप बाहर निकलोगे ना, जो रेडी पटरी वाले रेडी लगाते हैं, हॉकर्स जो हैं, उनको ऐसे ऐसी जगह पे जोन बना के दे दिए वेंडिंग जहाँ पे फुटफॉल नहीं है, लोग खरीदारी करने नहीं आते, वो मरते हैं। उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया लास्ट टाइम, मैं गई, मैंने उनका दर्द देखा, मैंने उनकी मार्केट का सर्वे किया। पूरे दिन में एक ग्राहक नहीं आता एक की दुकान पे। तो मेरा फर्ज बनता है ऐसे लोगों के लिए वेंडिंग जोन बनाना जहाँ पे वो बैठे, लोग आए, वो कमाएं, खाएं और उनके बच्चे पलें पढ़ें, ताकि उनकी बच्चों का ड्रॉप रेट खत्म हो, उनको शिक्षा मिल सके। ये इश्यूज हैं। आप मान लो चंडीगढ़ से जीत जाते हैं तो चंडीगढ़ के लोगों के लिए बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे? एजुकेशन ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट और क्या रहेंगे? लोगों का मालिकाना हक नहीं मिल रहा। शिक्षा देखिए ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, जीवन के अंदर, बट शिक्षा के अलावा जैसे रोज़गार है या चंडीगढ़ के बच्चों को जैसे यहाँ पर काम नहीं मिलता बट पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के बच्चों को मिलता है, तो इसके ऊपर क्या पॉलिसी रहेगी? नहीं, ऑफकोर्स चंडीगढ़ के लिए भी जो मेरे को समझ में आ रहा है कि चंडीगढ़ के बच्चे या चंडीगढ़ के लोग परेशान है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी पॉलिसी लाना ज़रूरी है कि उनके बच्चों का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो उनकी स्टेट में, उनको बाहर धक्के खाने ना जाना पड़े। उनको पता हो कि हमारे बच्चे अगर यहाँ रह रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी भी आपके बीच में लोग बैठे थे जो कि मैं रोज़ ही सुन रही हूँ कि इनको उनके मकानों का मालिकाना हक ही नहीं मिला अभी तक। लोन खत्म कर चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, किस्तें खत्म कर चुके हैं, अभी भी सर पे डंडा रखा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर लोगों का मुझे ये भी समझ में आया कि यहाँ पे अगर थोड़ी मोटी अगर आप चेंज करवा लो घर के अंदर, जो भी ज़रूरत आपको महसूस होती है उस हिसाब से, तो सरकार तो बोल देती है हाँ ठीक है करवा सकते हो, बाद में उसी घरों पे बुलडोजर चलाती है। आपको एक किस्म से डर का माहौल बना के रखा है, आपके सिर पे 24 घंटे डर वो रहता है। तो इन चीज़ों पे काम करना है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा ये जो डंपिंग यार्ड, ये जो डंपिंग ग्राउंड, ये जो यहाँ पे जोन बनाया है, ये आपकी हिम्मत कैसे होती है ये सोचने की, क्या ये इंसान नहीं है? हाँ, अभी देखना आपके घर पे इलेक्शन में कितने लोग माथा टेकने, खाना खाने आएंगे, पानी पीने, मत घुसने देना। पहले 10 साल का हिसाब मांगना कि 10 साल में किया क्या है, आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का स्तर कहाँ बढ़ाया और कितनी नौकरियां मिली, पेंशन 1500 से 5000 क्यों नहीं की अभी तक उन लोगों की, पूछना सारी चीज़ें। जो 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ है जिनको कच्चा किया है, ये चीज़ें पूछना उनसे कि वो कॉर्पोरेट हाथों में क्यों दिए, वो उन लोगों को ठेके पे क्यों भेज दिया, ठेके पे सरकार ने अपने हाथ क्यों उठा लिए, ताकि उनको पेंशन ना देनी पड़े, ताकि 2-2 साल 3-3 साल कराओ, वो गंदगी में उनको बीमारियां लग जाए, वो मर जाएं, और फिर उसके बाद वो उनको बोलोगे यार तू तो फिट नहीं है जॉब के लिए, चल आगे किसी को दो, वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, उसकी उम्र तो गई नौकरी पाने की सरकारी। तो ये टैक्टिक्स जो हैं इन पर डॉक्टर रितु सिंह काम करेगी और इंश्योर करेगी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के पर्पस से काम करेंगे हम, और फेयर जस्टिस सिस्टम सर्व जनों के साथ होगा। हमारे लिए सब समान है, सब बराबर हैं हमारे। मैं उससे ज़्यादा एक बात कहना चाहूँगी जो मेरी खुद की महसूस की हुई एक चीज़ है कि मैं महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा काम करूँगी, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आऊँगी कि जिससे उनको सफ़र ना करना पड़े। उनका एम्पावरमेंट और उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इग्नोर्ड जो एक सेक्टर है वो हमारी विमेन है। तो इनके लिए और इवन कि हर जेंडर के लिए काम करना। ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं जी अब की बार 400 पार
तो 40 भी ले हैं ना तो गनीमत है, अच्छा 40 भी, बड़ी मुश्किल बट कांग्रेस तो कहती है कि 150 में सिमट जाएगी। कांग्रेस तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं तो वो बोलूँगी जो मैं देख रही हूँ ग्राउंड पे। नहीं, कांग्रेस भी तो टक्कर दे रही है, तो बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ में अब भी इतना लेट कैंडिडेट देने के बावजूद भी आप कहते हैं कि आपके मुकाबले में कोई नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मेरे मुकाबले में कोई नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा, मेरा मुकाबला नहीं, आई डोंट सी एनीवन एज माय कंपिटिटर, नंबर 1। और दूसरी चीज़, बहुजन समाज पार्टी एक विजनरी, एक ऐसी पार्टी है जो भी फैसला लेती है वो सोच समझ के लेती है। वो प्रोटोकॉल की एक ऐसी पार्टी है जिसको पता है उसका अगला स्टेप क्या है। वो ना ही तो हड़बड़ाती है, वो ना ही तो पावर हंगर है कि फटाफट से उसको कुछ करना कि इनका नेता गिरा और इन्होंने उठा लिया, वो ये काम नहीं करती। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने आपको दिखा दिया कि वो पैसे की धांधली नहीं करती, वो किसी उसके पीछे कॉर्पोरेट फंडर्स नहीं लेने के लिए। और बहन जी ने जो फैसला लिया है, और बहन जी ने, आप सबको मैं ये चीज़ बता दूं कि इस बार स्पेशली जो युवा जो ज़मीन पे, एक होता है पैराशूटर हवा में उड़ने वाला, जो ग्रास रूटर है ना, ज़मीन पे जो काम कर रहा है लोगों के बीच में। मुझे अपने बारे में खुद बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया आपके पास है, जो हमारी ताकत है उस पर जाके देख लो कि मैंने क्या किया पिछले 10 सालों में। उन्होंने उनको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ ये लोगों को मौका दिया जाएगा, ये लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याएं सुन के जितनी ज़ोर से ये ज़मीन पे दहाड़ते हैं इतनी ज़ोर से ये संसद में दहाड़ेंगे और ये काम करेंगे। सेकेंडली एंड लास्ट, आप यूपी की अगर बात करो तो यूपी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जिस एरिया में जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उस एरिया में उसी नेता को रिप्रेजेंटेशन दिया। और जिस एरिया में मुस्लिम, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुस्लिम बहाल एरिया है जो, उस एरिया में मुस्लिम के नेता को रिप्रेजेंटेटिव बनाया कि इसको चुनो, ताकि वो उनका दर्द ज़्यादा अच्छे से समझेगा, इस नेता को चुनो। तो इसीलिए मुझे मेरे समाज की यहाँ जिम्मेदारी दी कि इनके वोट की चोरी करके वो लोग ले रहे हैं जो दोबारा इन गलियों में देखने नहीं आते इनकी हालत। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी लेके जा रही हूँ और मैं जाके संसद में इन्हीं की बात करूँ। जो लोग बोलते नहीं ना, उनके देरदार को हनन होता है। हम जब बोलेंगे तो सामने वाला देखेंगे बोलने वाला आदमी है, समझदार आदमी है, हमें क्वेश्चन कर लेगा, पूछेगा तो वो गलत काम नहीं। और सबसे होशियार, सरकार इसीलिए काम कर रही है, गलत काम इसलिए कर रहे हैं, हम लोग नहीं बोलते, हम घरों से नहीं निकलते। अगर हम घर से निकलेंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं है अभी हमारे साथ चलना। अच्छा, में बहुत से बच्चे ऐसे जो काम करते हैं, तो उसमें कहीं कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग 12 महीने काम करते हैं, मतलब 11 महीने की सैलरी मिलती है। ये जो फंड है ये सारा बीजेपी की तरफ से है, तो एक तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। ये कुछ लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, कुछ कैसे है कुछ कैसा, सबका अपना अपना नजरिया है, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे जितने भी स्कूल है, यहाँ बच्चों की जो पढ़ाई है वो सही नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिसका पढ़ेगा हम उसको अच्छी शिक्षा तो मिले। टीचर आते हैं 5 मिनट 10 मिनट क्लास ही लगाते चले जाते हैं, घर में आके बच्चों को पूछो क्या किया, आज ये करवाया कुछ करवाया नहीं। हमें घर आके बच्चों को फिर दोबारा ट्यूशन देना पड़ता है, फायदा क्या हमारे को बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का। अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो सवाल करेंगे, फिर आपका बच्चा उठ के बोलेगा भाई मैं भी मंत्री बनूंगा, मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं भी IAS बनूंगा। कहानी खत्म। तो आपके बच्चे क्यों बने राजा, क्यों बने IAS ऑफिसर, डॉक्टर क्यों बने? आपके बच्चे वही करें जो आप करते आए हो। आपके बच्चे भी कूड़ा उठाएंगे, मैला ढोएंगे, आपके बच्चे भी सुबह सीवर में उतरेंगे जैसे हमारे माँ बाप उतरते हैं। ये प्लान है, इसीलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति गंदी रखी है, इसीलिए सारी चीज़ें महंगी कर दी कि रोज जो कमा के लाओ ना, सुबह कुआं खोद के शाम को पी लो, बस खत्म। और ये मत तुम्हारे पास सोचने का वक्त ही नहीं हो कि तुमने अपने बेटे को क्या करना है, कहाँ पढ़ाना है, ये सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे टैक्स मार रही है इतना ज़्यादा, और आपके टैक्स पेइंग के पैसे से इतना बड़ा लोन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, अरबों रुपए, और फिर माफ़ किए जा रहे हैं। आप तो ये तब सोचोगे ना जब आराम से सोने की फुर्सत मिलेगी, सोच विचार करोगे। ये पता है कि मैं इतने बजे आई हूँ, मुझे बच्चों को खाना खिलाना है, माँ बाप दोनों को, और सुलाना है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना और मुझे काम पे जाना है। फुर्सत है सोचने की, इसीलिए आपके लिए ये मॉडल लाए हैं कि आपके पास फुर्सत ही ना बचे, लूट लो सब। इनका बच्चा हिम्मत कैसे करेगा, बस ये इतने तक ही है, वोट देंगे। और एक ही बात आपको कहूँगी, सबसे ज़्यादा होशियार आपको पता किससे रहना है? जो आप ही के बीच में आप ही के समाज का दलाल होगा, जो उनका भेजा हुआ होगा, जो उनकी बात करेगा कि वोट इनको तो अच्छा करेंगे, उसका कॉलर पकड़ के ना पूछना उससे जरूर, इधर आप ये बता 10 साल में क्या किया और पिछले 20 साल में क्या किया, और मेरे बच्चों की, मेरे मोहल्ले की स्थिति क्यों है। भाई ने इतनी अच्छी बात बोली महंगाई की, ऐसे थोड़ी हुआ है, ये जान के हुआ है कि आप लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि घर के 4 लोग हैं तो चारों के चारों को काम करना पड़े सिलेंडर खरीदने के लिए, महीने का 2 महीने के अंदर। यही एक बंदा भी ऐसा ना बैठे, छोटे छोटे बच्चे। अब मुझे बताओ ड्रॉप आउट रेट कितना है, कितनी छोटी छोटी बच्चियां आपके घरों के अंदर होंगी जो 12, 13, 14 साल के अंदर पढ़ाई छोड़ चुकी है, नहीं पढ़ पा रही भाई। यही तो वो चाहते हैं
क्यों? वो क्या करती होगी? आसपास की कोठियों में काम करने जाती होंगी। इससे अगर वो काम नहीं करेंगी तो खाओगे कैसे? अब माँ बाप बेचारे घर पे क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे जब खाने को खाना नहीं होगा। 3 बच्चे तो बोलेंगे जा तू, मैं तेरे को काम करवाने लगा के आती हूँ। स्कूल तो नहीं भेज पाओगे ना। तो इस मॉडल को उनके समझो। वो मॉडल जो भी पेश करेंगे वो हमारी हत्या के लिए करेंगे। वो नहीं चाहते हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आज आप मुझे सुनने आए, आप सब बुद्धिजीवी हो। देखो आपने कितने अच्छे पॉइंट बोले। हम खड़े होकर रील्स देखते हैं, फ़ोन का यूज़, हम इनको अच्छी चीज़ें दिखाएं, हम इनको ये भी समझाएं कि कहाँ लूट मार हो रही है हमारे हक अधिकार की। आज आप मुझसे मिले, आपने मुझे समझाया, मुझे समझ आई, मुझे कितना अच्छा लगा। आज मुझे लगता है सारे ही समझ गए। यही सारे, हर जगह मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। आप भी डॉक्टर रितु बन के 10 जगह पहुँचो ना। आप ही बताओ कैसे चोरी हो रही है। आप ही बताओ कि कुछ नहीं बचा हमारे हाथ में, कुछ नहीं बचेगा अगर हम सही जगह वोट नहीं डालेंगे। आपका एक वोट, उनका 5 साल का राज तय आपको करना है। बस अंत में मुझे लगता है आप खत्म करते हैं, मैं यही कहूँगी, ये युवा, क्योंकि हमारे माँ बाप का एक स्टाइल होता है। हमारी तो निकल गई, अपना अपना तुम्हें अपना देख लो। हमारी तो आधी कट गई। कैसे कटी वैसे नहीं चाहते ना आपके बच्चों की कटे। तो अपने बच्चों के लिए वो जहर खरीदने, बेचने, वो अंगूठा दबाने, कमल और हाथ को मत जाना। फैसला आ गया आपके हाथ में। बस मेरा यही कहना है, मेरे छोटे भाई बहनों का भविष्य बचाएं। जो भाई साहब वाली बात कर रहे हैं पढ़ाई की, एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज करा है इन्होंने, 5वीं का बोर्ड खत्म किया, 8वीं का कर दिया, 10वीं का कर दिया। बच्चे पढ़ते भी नहीं क्योंकि उन पर वर्डन ही नहीं है। अभी तो पढ़े होंगे, जब आप भी पढ़े होंगे, जब बोर्ड रहा होगा कितना फिगर हो जाते थे कि मैंने पास होना है बोर्ड के पेपर। एकदम और ये सब सिस्टम जान के किया ना कि बच्चे जानबूझ के तरह बिल्कुल सही बच्चे पढ़ते नहीं है, दीवाना सब तक बच जाते हैं। टीचर क्या उनके पीछे जाएगा, हम देखते रहते हैं। और मैं 2 मिनट चाहती हूँ कि युवा साथी आपके बीच में आशुतोष जी भी बैठे हैं, जो छात्र नेता भी हैं, और जिन मसलों से आप जूझ रहे हो कि जैसे 200 रुपया बढ़ जाता है। जब 200 रुपये बढ़ जाते हैं तो फीस के, अब आप सोचो कि 200 रुपया बढ़ गया, माँ बाप सोचते चल दे देते हैं, पर वो 200 रुपये इतना बड़ा करप्शन है। अगर वो 2000 या 2-2,500 या लाख बच्चा पढ़ रहा है तो वो 200 रुपये सरकार की जेब में कैसे जाएंगे? क्या बनेगा वहाँ पे और हमारा भला क्या होगा? कुछ बेसिक चीज़ें 2 मिनट बोल के आप युवा साथियों को बताओ, फिर हम एंड करें। मैं ये चाहती हूँ कि ये भाषण नहीं, इंटरेक्शन। बोलो फिर चलिए। यहाँ नहीं साथी, सभी को मेरा जय भीम। युवा जरूर सुनो। खासकर हाँ, एजुकेशन में बात करेंगे, शिक्षा में बात करेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। वो तमाम बड़ी लड़ झगड़ कर ऐसे ही गली मोहल्ले से निकलकर, एक यूपी के गांव से निकलकर बड़ी मुश्किल से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचे। वहाँ जाकर तमाम चीज़ें सीखने मिलती हैं। वो क्यों रोकना चाहते हैं हमको कि हम वहाँ तक पहुँच ना पाएँ। और वहाँ तक हम पहुँचेंगे तो हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीधी बात है कि वो चाहते हैं कि ये एजुकेशन तक पहुँच ही ना पाए, वो शिक्षा इनको हासिल ही ना हो। तभी जैसे अभी अंकल जी बोल रहे थे कि तमाम तरीके से 12वीं तक की शिक्षा खत्म कर रहे हैं नई शिक्षा नीति लाके। नई शिक्षा नीति में क्या है कि आप लोगों को अब 12वीं की पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12वीं छोड़ो, आप डायरेक्ट एंट्रेंस लो, डायरेक्ट कोचिंग लो। अब ये बताओ कोचिंग भी कौन लेंगे? आजकल कोचिंग संस्थान कितने महंगे हो गए। 3 लाख 4 लाख उनकी फीस हो गई है सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचने के लिए। और हमारे टाइम पे हम सिर्फ 12th में पढ़ते थे, 12th में अच्छी परसेंटेज ला के दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में अपना रैंक लेकर आके वहाँ एडमिशन लेते थे, JNU जैसे विश्वविद्यालय में जाके। तो ये कैसे होगा? ये वैसे ही ये तभी पॉसिबल हो सकता है तब जब हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आप सबके बीच से निकले हुए हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जैसे पीछे भी भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि महंगाई पे जो सवाल कर सके, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब सक्षम होगा? जब हमारे तुम्हारे बीच से लोग निकल के उस पार्लियामेंट संसद तक जाएंगे। अब संसद तक कौन जा रहे हैं? या तो कोई अभिनेत्री आएगी, हीरोइन आएगी, उसको भेज देंगे, अरे हीरोइन है तो वोट कर देते हैं। या कोई बाहर का कोई नेता आएगा निकल के, जिसको पता भी नहीं कि इस मोहल्ले में कितने वोट हैं, इन घरों में कभी रहा भी नहीं होगा वो। उसको हम लोग अपने वोट, सबसे कीमती बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे मुख्य हथियार हमारे पास 2 दिए थे, एक हमारी शिक्षा और एक हमारा वोट, जिससे हम सारी गुलामी सदियों से हमारे ऊपर थोपी गई थी कि तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तुमको ये नहीं करने दिया जाएगा, तुम सिर्फ मैला उठाओगे, ये सब उठाओगे, ये सारी चीज़ें। इनसे आज़ादी का रास्ता सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो हमारा वोट जो सबसे अहम है, जो सबसे कीमती है कि 5 साल बाद वो रिपीट होता है। एक बार गई तो गई, फिर 5 साल के लिए भूल जाइए। मैं बहुत आम भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा, बस ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ये चीज़ें ये तभी दूर हो पाएंगे जब हम अपने बीच के समाज के पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह पढ़े लिखे लोग जब वहाँ तक पहुँचाएंगे। बहन जी का संघर्ष देखिए, कोई नहीं थी, एक सिंपल मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, जहाँ डॉक्टर रितु प्रोफेसर भी रही हैं।
वहाँ से पढ़कर निकल के बस गई कि समाज को बदलना है। समाज में जो स्थितियाँ हैं, जो हमारे पास गर्मी में पंखा तक नहीं होता, मेरे पापा मजदूरी करके मुझे यहाँ तक भेजा, तो ये सारी आज जब मैं एक एक पैसा करके यहाँ तक पहुँच में आया तो आप सबके बीच में बोल पा रहा हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे बीच में जो बैठे लोग हैं उन सबको जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए उनको पार्लियामेंट तक पहुंचना। कल को अगर हमारे बीच का व्यक्ति आएगा उनसे सवाल भी कर लेंगे ना कि ये कुछ हुआ। अब कोई बाहर से व्यक्ति आएगा उससे सवाल कैसे करेंगे? अभी एक मान्यवर ने बताया कि उनके घरों का कुत्ते बंधे होते हैं बड़े बड़े, हम जा भी नहीं सकते वहाँ। तो जब हमारे बीच के कोई महिला या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आप जिसको चुन के भेजोगे, कल को आप उसे सवाल भी करोगे कि बहन जी ये दिक्कत है, कि भाई जी ये दिक्कत है, और वो समझेगा भी क्योंकि आपके बीच से निकला हुआ वो, क्योंकि कल हमने ही वही सब कुछ झेला था जो आज हम झेल रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को बचाओ, इस लोकतंत्र को बचाओ, और अपने जो पढ़ाई है जिससे आज पढ़ लिख कर आज हम यहाँ बैठे हैं उस पढ़ाई को बचाओ। उसको बचाने के लिए हमको सही नेता चुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस बीजेपी इन सब ने धर के इस देश को लूटा है हमारे, और हमको ही लूटा, इस देश को भी नहीं, हमारे से 75% 85% लोगों को लूटा है। तो ज़रूरत है आज के टाइम बदलाव की, और वो बदलाव सिर्फ और हम सभी ला सकते हैं और कोई ला सकता। धन्यवाद। जैसे भाई साहब सवाल कर रहे हैं मैडम से, हम भी परसों बीजेपी के टंडन साहब आए थे, 4-5 लड़के हम गए, मैं हमारी बातचीत कराओ। भाई साहब ने किसी का क्वेश्चन नहीं पूछने दिया, लेकिन आप देखो मैडम से रूबरू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बड़ा फर्क है, बहुत फर्क होता है एक आम जनता के बीच में जाना और पब्लिक के बीच में से जाके भाषण देने में। तो अगर और कोई भाई साहब बोलना चाहे या माता बहन को बोलना चाहे, हम सवाल तभी कर पाएंगे जब कोई हमारे बीच का होगा, वरना गैरों से सवाल नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता किसी और से, जब हमारे बीच का कोई व्यक्ति वो चीज़ सवाल कर सकते हैं, और उस सवाल का सफल तभी होगा जब उस इंसान को सक्सेसफुल बनाओगे। और जहाँ सवालों के जवाब नहीं है वहाँ आपको पता है, माँ बाप से भी सवालों के जवाब मांगते हो, अगर नहीं देते तो पता ही चलता है कितनी इरिटेशन होती है जब जहाँ सवाल का जवाब नहीं है। सवाल पूछना है, सवाल पूछना आपका अधिकार है, और जो चोरी करके इस सवालों से भागेगा फैसला आ गया आपके हाथ में। और मेरी लड़ाई ही हमेशा लोगों के बीच में रही है। मुझे मज़ा ही लोगों के बीच में काम करने का आता है और लोगों के लिए आता है, क्योंकि जो आप समझते हो जिन चीज़ों से, ये सब हम इस रास्ते से हम निकले हैं, और हम नहीं चाहते वो यहाँ पे भी हो। मोबाइल हर के बात में है, पता सबको कि देश में क्या हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितने पॉलिटिक्स अंदर जा रहे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं। लेकिन लोगों के ना कहते हैं अकल पे पर्दा पै गया, थोड़ा लोगों को वो हो रखा है। तो इसने बोल दिया यार कांग्रेस को वोट डालनी है, बहुत अच्छे हैं, वो बोलेगा हाँ मैं भी इसको ही डाल दूंगा। लेकिन नॉलेज नहीं लेनी है कि उसका पहले पीछे क्या रिकॉर्ड है उसका। ठीक है जी, तो ये थोड़ा लोगों भेड़ चाल हो जाते हैं जैसे। बोलते थे हाँ जी, अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो ना बिकने वाला समाज होना चाहिए। हम जब इलेक्शन का टाइम आता तो हम देखते हमारा पर्व आ गया, अब बोतल भी मिलेगी पैसा भी मिलेगा। जब वो बोतल और पैसा देगा तो लाएगा कहाँ से लेके आएगा? हमें अगर नेता ना बिकने वाला चाहिए तो ना बिकने वाला समाज भी। कोशिश है उनके काम के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, और उन्हें देखने के लिए आप वोट करें, ना कि किसी पैसा या दारू वगैरह लेके। तो काम अच्छे होंगे। हाँ नहीं, वो होता हफ्ता का है, पर 5 साल उसे मैंने भी कहा ना, वोट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी बहन बेटी की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम वोट गलत आदमी को दे दी तो जब उसके गुंडे आके हमारी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो क्या वो उन गुंडों को रोकेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं है आज के टाइम पे। क्यों रोकेगा? बस वो अब टाइम है अपने संभलने का टाइम है। वो जब बटन दबाना तो सोच के दबाना, भाई अगर हम गलत आदमी को दे रहे तो हमारी बहन बेटी और हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। धन्यवाद आपका। लोगों को मशीन के ऊपर विश्वास नहीं मैम, जो ईवीएम मशीन है चुनाव आयोग ने जो जारी की है, क्या बैलेट पेपर से क्या दोबारा नहीं चुनाव हो सकते? ऐसे अगर हम प्रतिक्रिया लेके आए समाज में, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हम लोग कहाँ निकलते हैं, कहाँ संघर्ष करते हैं। अब किसी ने बोला कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं पीछे से पंजाब की, मेरे आधे से ज़्यादा टाइम पंजाब चंडीगढ़ में निकाला है, मोहाली में निकाला है, और पिछला पूरा साल मैं चंडीगढ़ और मोहाली में थी। और उसके बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा लड़ाई लड़ने के लिए, किसकी? अपनी और ईवीएम की।
अब लड़ने के लिए हम बैठे वहाँ पे, सरकार ने 11 FIR मेरे पे करे, 11 FIR है मेरे पे और इन साथी पे भी, इन पे भी 11 FIR है। अब आप मुझे बताओ कि जब साथ खड़े ही नहीं होंगे तो कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और जो अधिकार है वो मतदान पेपर बैलेट से ही है करने का, संविधान उसी की इजाजत देता है, लेकिन इन चोरों ने सिस्टम सेट कर दिया EVM। बट उसका एक उपाय ये हो सकता है उसको भी तोड़ने का, कि हम वोटिंग परसेंटेज इतनी बढ़ा दें, इतना मतदान, क्योंकि वो 20% मैनिपुलेट कर सकते हैं EVM से, ज़्यादा नहीं। हम इतना वोट देने जाएं, इतना जिसका वोट बनाना, आप लोग 25 दिन के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं जनरल पूछूंगा 25 दिन के लिए काम करने के बाद छोटी सी जिम्मेदारी ले लो, एक बंदा अपनी 25 दिन की जिम्मेदारी ले लो। बस हमारे पास टाइम ही नहीं है, आज क्या है 5 होगी, हमारे पास 20 दिन बचे भाई। वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा होगी ना तो EVM भी फेल। हमें इतने वोट डलवाने अपने समाज में, फिर EVM भी काम नहीं करेगी। हम अगर इतने सही जगह भी वोट डलवा दें, फिर जो सही इंसान को चुन के भेजोगे, मैं संसद में बैठी हूँ और EVM हटे ना, हो नहीं सकता, लेकिन आप हमें भेजो तो सही, ताकि हम बात। बड़ा रास्ता ये अगर मैं ऐसे ही लड़ती रहूंगी, आज 11 FIR हुई मेरे पे 1 महीने के अंदर, इन पे भी, तो मेरे पे 11 करते करते बताइए 100-200 ऐसे ही करते नहीं। मैं डरती नहीं हूँ चीज़ों से, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि ताकत तो आपने उनके हाथ में दे रखी है ना भाई, वोट करके। तो हाँ, तो उस दूसरी दौरान इन पे एसिड अटैक भी किए आशुतोष जी पे, तो वही ताकत तो मैं बोल रही हूँ मुझे तो, ताकि मैं जाकर वहाँ पे दहाड़ूँ और फिर मैं बताती हूँ कैसे EVM से वोट की चोरी करते हैं, कैसे EVM रखते हैं। यही है इसका जवाब। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह जी डड्डूमारा से। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार, सच के साथ।